नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है और हमारा आज का पहला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है प्लेटो, अरस्तु, इलियट या वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अलगयोजा कहानी में रघु को मोहर के कितने रुपए मिलते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 20, 25, 30 या 33। तो इसका सही उत्तर होगा, अलगयोजा कहानी में रघु को मोहर के कितने रुपए मिलते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 25 रुपए मिलते हैं उनको। ठीक है, और अलगयोजा किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है गंगा प्रसाद विमल, महेप सिंह, मधुकर सिंह या शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, गंगा प्रसाद विमल जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जल में विचरने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है जलचर, जलनिधि, जलधर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, जल में विचरने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, जलचर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शंस में है दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हुई। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, 1943 ईस्वी। ठीक है, आप जानते हैं कि आगे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तार सप्तक में जो है वो गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं भी प्रकाशित हैं। ठीक है, और चलिए डिटेल से क्या पढ़ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, या मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूं उस रवि का। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूं उस रवि का। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? नागार्जुन जी की। हमारा अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठी किसको संबोधित करके लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, महारानी विक्टोरिया को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिव शंभू के चिट्ठी। आप जानते हैं कि यह एक निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि यह किसको संबोधित करके लिखा गया निबंध है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन है? शिव शंभू की चिट्ठी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, बाल मुकुंद गुप्त जी। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि यह किसको संबोधित करके लिखा गया है? बाल मुकुंद गुप्त जी इसके रचनाकार हैं, पर किसको संबोधित करके लिखा गया है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। शिव शंभू की चिट्ठी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चलिए, लॉर्ड कर्जन कौन था? आपके पास ऑप्शंस में है अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज सेनाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, लॉर्ड कर्जन कौन था? अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए शिव शंभू की चिट्ठी जो निबंध है यह बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। अब आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन कौन था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही, अंग्रेज वायसराय था ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी। हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो को हाइप नहीं किया है वीडियो को भी हाइप कर दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? आपको बताना है कि इनमें किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शंस में है उज्ज्वल, हिमालय, राजेंद्र या निरोग। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, निरोग शब्द जो है उसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नेह धन रोग। तो कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? आपके पास ऑप्शंस में है शांत रस, करुण रस, विभत्स रस या अद्भुत रस। तो इसका सही उत्तर होगा, जुगुप्सा मतलब जिन वस्तु के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आ जाए, हाँ, उसे जुगुप्सा कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसका स्थायी भाव क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, विभत्स रस। ठीक है, जैसे हम कभी खून देख लेते या मांस देख लेते तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, तो उसे ही जुगुप्सा कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नेमिचंद्र जैन की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से नेमिचंद्र जैन जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस है सपना अभी भी, तेल की पकौड़ियाँ, अचानक हम फिर या आत्महत्या के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अचानक हम फिर नेमिचंद्र जैन जी की रचना है। आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है, अब आपने मुझे ये बताना है कि सपना अभी भी, ये इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, सपना अभी भी जो रचना है वो है आपकी धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, और तेल की पकौड़ियाँ, इसके रचनाकार कौन है?
बिल्कुल सही। तेल की पकौड़ियाँ किसकी है? प्रभाकर माचवी की। और अचानक हम फिर नेमीचंद्र जैन जी की रचना है। और आत्महत्या के विरुद्ध, ये रचना तो मैंने आपको कई बार बताई है। चलिए बताइए, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? बिल्कुल सही। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अचानक हम फिर नेमीचंद्र जैन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम उस प्रश्न में सुधार कर सकें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है हरिशंकर प्रसाई, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा या अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर होगा विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है, 1980 ईस्वी की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस रचना पर हरिशंकर प्रसाई जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, वह कब दिया गया था? बताइए, कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? बताइए। बिल्कुल सही, 1982 ईस्वी को। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है दशम, सप्तम, नवम या अष्टम। तो इसका सही उत्तर होगा साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। आपको बताना है कि इनका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। साकेत का जो नवम सर्ग है वो मार्मिक सर्ग माना जाता है। ठीक है, इसमें उर्मिला के विरह गाथा का वर्णन है, आप जानते हैं। और ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, 1931 ईस्वी की। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? बताइए सर्गों की संख्या। बिल्कुल सही, इसमें कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि इस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी करना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारे साथियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ठीक है, और अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।